हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो गाइज, हम लोग बात कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की। हम लोग अभी यूनिट 4 के ऊपर आ चुके हैं। 2 यूनिट और बाकी रह गए हैं, यूनिट 4 और 5। अभी तक हम लोगों ने यूनिट 1, 2, 3 को ऑलरेडी करके रखा हुआ है, अपलोड कर दिया है और आप लोग देख सकते हो जा करके। सो अभी यूनिट 4 के ऊपर हम लोग दोस्तों मार्केटिंग के अंदर प्लेस डिसीजंस को पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट के अंदर ही कि 4P ऑफ मार्केटिंग, जिसमें आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस आता है। तो अभी हम लोग प्लेस के ऊपर आ चुके हैं। प्लेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लेस क्या होता है और मार्केटिंग के अंदर किस तरीके से कितना इंपॉर्टेंट है प्लेस का होना, यानी कि कौन कौन से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं जिससे भी जिसकी हेल्प से हम प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, एंड कस्टमर तक पहुंचाते हैं। सो अभी देखो प्लेस क्या होता है दोस्तों। प्लेस एक ऐसा स्थान होता है जहां पर कंज्यूमर और जो सेलर है और जो बायर है, यानी कि जो बायर और सेलर जो दोनों लोग जहां पर मिलते हैं। जो बायर होता है, बायर अपना प्रोडक्ट खरीदता है, और सेलर जो अपना प्रोडक्ट सेल करता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्लेस बोलते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग प्लेस बोलते हैं। सो इसका डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी डिफिनेशन है इसके, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, सिंपल वर्ड्स में लिखना। तो हम इसमें से केवल इतना वर्ड देखते हैं कि जो हाईलाइटेड है, डिसीजंस रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, यानी कि जो भी डिसीजंस होते हैं कि किस तरीके से हम अपना प्रोडक्ट एंड कस्टमर तक पहुँचाएंगे, वही क्या होता है दोस्तों, प्लेस हो सकता है। तो प्लेस का मतलब कि एक फिजिकल स्टोर भी हो सकता है जहाँ पर बायर और सेलर मिलते हैं, एक वो ऑनलाइन प्लेस भी हो सकता है, यानी कि जैसे हम लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो ऑनलाइन स्टोर भी हो सकता है। सो एनीवेज, इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं। सबसे पहला आता है हमारा डायरेक्ट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द एंड कस्टमर, यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरर है, सामान बना रहा है और डायरेक्ट वो सेल कर रहा है, वो क्या हो गया, डायरेक्ट चैनल। जैसे सपोज दैट कि कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी है तो हम उससे डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट परचेज करते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे सपोज दैट कि हमको अपनी कंपनी के लिए कोई सॉफ्टवेयर, कोई ERP डेवलप करवाना है, तो हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर कंपनी से कांटेक्ट करेंगे और सॉफ्टवेयर कंपनी क्या करेगी, मेरे लिए ERP और उस तरीके का सॉफ्टवेयर को बनाएगी और वो मुझे सेल करेगी। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। हम डायरेक्ट कंपनी के थ्रू कांटेक्ट कर रहे हैं, कोई भी बीच में नहीं आया। बट इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग रिटेलर्स आ जाते हैं, होलसेलर्स आ जाते हैं, एजेंट्स आ जाते हैं, तब जाकर के वो इनडायरेक्ट वे में सेल होता है। जैसे अगर हम देखें तो SBI लाइफ हो गया, देखो ना, जो भी पॉलिसी वगैरह होती हैं बैंकों की, जो भी पॉलिसी होती हैं, तो एस बी आई एक अलग हो गया, SBI लाइफ इंश्योरेंस अलग हो गया। तो SBI एक अलग हो गया, यानी कि वो उसकी पॉलिसी है, बट वो SBI लाइफ इंश्योरेंस क्या हो गया, एक तरीके का एजेंट्स, या लाइक कि वो लोग क्या करते हैं कि एजेंट होते हैं, वो लोग पिच करते हैं लोगों को कि आप हमारी पॉलिसी खरीदो, तो वो बीच में आकर के, यानी एक थर्ड पार्टी। तो उस तरीके से आप समझ सकते हो, यानी कि यहाँ पर से बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो। जैसे कि स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन डायरेक्ट कंपनी वाले आपके घर में थोड़ी नहीं देने आएंगे, वो होलसेलर को जाएगा, होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर को सेल करेगा, तब जाकर के आप तक पहुँचेगा। तो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया। देन इसके बाद में हाइब्रिड की अगर बात करें तो हाइब्रिड के अंदर क्या होता है कि मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। डायरेक्ट कंपनी भी सेल कर सकती है आपको, और अलग अलग स्टोर वाले रिटेलर्स, होलसेलर्स, एजेंट्स, ये सब लोग भी सेल करेंगे। जैसे अगर देखो पतंजलि के जो भी स्टोर्स होते हैं, तो पतंजलि में क्या होता है, उनका एक अलग भी स्टोर होता है, पतंजलि स्टोर, जो कि डायरेक्ट वहाँ से मैन्युफैक्चरर के पास से ही आता है। और अलग अलग आप दुकानों में भी जाओगे तो वहाँ पर भी आपको पतंजलि के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हो गया। तो ये इसका हो गया। फैक्टर्स की अगर हम बात करें कि कैसे चॉइस करोगे इसका, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें से मैंने आप लोगों को पेस्टल करवाया था ना, पेस्टल करके, PESTEL, फिजिकल, इन्वामेंटल, इकोनॉमिकल और सोशल, और एक तरीके से लीगल एस्पेक्ट। ये 4-5 चीज़ें होती हैं, 6 चीज़ें होती हैं, तो इनको सबको ध्यान रखना। पुरानी वीडियोस देख लो जाकर के, पेस्टल वर्ड आपको क्लियर हो जाएगा। सो अभी देखो यहाँ पर फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, वही पेस्टल ही लिख देना, वो भी काफ़ी है। बट यहाँ पर से वही सारी चीज़ लिखी हुई हैं। देखो टेक्नोलॉजिकल, ई-कॉमर्स, इसके अलावा प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कौन से चैनल में, किस तरीके के चैनल के ऊपर जाएंगे, कैसे अपना प्रोडक्ट एंड कस्टमर तक पहुंचाएंगे। तो कैसे हम एंड कस्टमर तक हमको प्रोडक्ट पहुंचाना है, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। बाकी अगर पेस्टल भी लिख दोगे तो भी काम चलेगा। सो यहाँ पर देखो क्या है कि चैनल डिज़ाइन,
चैनल डिज़ाइन क्या हो गया दोस्तों? चैनल डिज़ाइन के अंदर आप ये सीधा सा आप ग्राफ बना करके जरूर से आना, ठीक है। ये जो एक आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, इसको अगर आप बना दोगे तो वो समझने वाला जो भी एग्जामिनर होगा वो अच्छे से समझ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी मैन्युफैक्चरर है, ये मान लो कि जो ऊपर वाली लाइन है ये क्या है, मैन्युफैक्चरर है, तो ये डायरेक्ट अपनी कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है डायरेक्ट भी सेल कर सकती है, ये डायरेक्ट रिटेलर्स को भी सेल कर सकती है। रिटेलर कौन होते हैं भाई? रिटेलर वो होते हैं जो कि छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, जो कि एंड कस्टमर तक पहुंचाते हैं प्रोडक्ट को छोटे छोटे तरीके से, ठीक है। और होलसेलर कौन होते हैं? जो कि मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को लेते हैं और उसको होलसेल यानी कि उसको कम पैसों में रिटेलर को देते हैं, और रिटेलर थोड़े से अपने दामों को लगा करके, अपने थोड़े से और पैसे लगा करके देन कस्टमर और एंड यूज़र तक देता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर डायरेक्ट कंपनी सेल कर रही है एंड यूज़र को, इधर देखो बीच में रिटेलर आ गया, इधर होलसेलर भी आ गया बीच में, और इधर एजेंट भी आ गया। यानी कि कंपनी जो भी मैन्युफैक्चरर है वो पहले एजेंट को सामान देगा, एजेंट होलसेलर को देगा जा करके, और होलसेलर क्या करेगा? रिटेलर को देगा, देन हमारे पास में सामान आएगा। सो जैसे आप देखते होगे कि जो भी साबुन वगैरह हो गया, सर्फ वगैरह, साबुन सर्फ तेल मंजन, ये जो भी हमारी डेली यूज़ के आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? एजेंट्स होते हैं। जो होलसेल की दुकानें होती हैं ना, वहाँ पर एजेंट्स भेजे जाते हैं कि कितना सामान चाहिए आपको, तो होलसेलर वाले उसको उस हिसाब से ख़रीद लेते हैं, देन वो रिटेलर को देते हैं, और रिटेलर हम लोग अपने नियरेस्ट शॉप में जा करके ख़रीद सकते हैं वो सामान। तो वो यही चीज़ बताएगी कि चैनल का डिज़ाइन क्या होता है। तो चैनल डिज़ाइन यही होता है यहाँ पर ही, ये जो डायग्राम है यही उसका पूरा शो कर रहा है। फिलहाल अगर डेफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो कि डिसीजंस रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर्स टाइप्स एंड नंबर इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व इन अ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। यानी कि हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को, जब भी हमको प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो किसको किसको हम बीच में रख रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी के द्वारा सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, या फिर बीच में एजेंट्स, होलसेलर, रिटेलर्स आ रहे हैं। तो ये सभी जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? चैनल डिज़ाइन बोलते हैं। ओके, सो अभी देखो चैनल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये एक नया टॉपिक है कि चैनल मैनेजमेंट कैसे करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। तो चैनल मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ कि इफ़िशिएंट प्रोडक्ट डिलीवरी, यानी कि हम प्रोडक्ट को सही तरीके से कैसे डिलीवर कर सकते हैं एंड कस्टमर तक, जिससे हमारा जो कस्टमर है, एंड कस्टमर है, वो सेटिस्फाई रहे, उसको सही प्रोडक्ट सही टाइम पे और सही तरीके से उसको मिल जाए। तो एक्टिविटीज़ लाइक लीडरशिप, मोटिवेशन, ट्रेनिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आप देखते होगे कि कोई प्रोडक्ट हम खरीद करके लेके आए, जैसे मान लो कि अगर हम लोग लेनोवो का लैपटॉप लेकर के आए, तो अब मान लो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देना कि कितना हार्ड डिस्क है, कैसे कस्टमर को सेल करना है, कैसे उसकी स्पेसिफिकेशंस बताने हैं, तो वो सभी कहीं ना कहीं एक तरीके की ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी? मोटिवेशन अगर होगा आदमी के अंदर तभी वो ट्रेन कर पाएगा कस्टमर्स को, यानी उसको ट्रेनिंग दे पाएगा। कि कस्टमर्स को नहीं ट्रेनिंग दी जाती है, बट हाँ जो सेलर्स होते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे कस्टमर को आपको सेल करना है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर कोई दिक्कत आ गई कोई भी प्रोडक्ट में तो कैसे कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन करोगे। और साथ में अगर मान लो कि हम लेनोवो का कुछ लेकर के आए तो उसकी आफ्टर सेल सर्विस, यानी कि किस तरीके से उसकी आफ्टर सेल सर्विस होगी। मान लो अगर ख़रीद लिया हमने सामान, अगर वो वारंटी पीरियड में, तो कैसे हम उसको जा कर के दोबारा से फिर से फिक्स करवा सकते हैं। ये सभी चीज़ों की दोस्तों प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होती है, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों? चैनल मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। सो इसका डिफिनीशन वगैरह देख लेना, बाकी यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं, स्टेप्स भी देख लेना। सो अभी हम लोग बात चाहते हैं यहाँ पर चैनल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? जब चैनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये समझो, जैसे मैं यहाँ पर से आपको बताता हूँ, ये जो डायग्राम है ना, जस्ट सपोज दैट कि जो यहाँ पर जो चैनल कॉन्फ्लिक्ट तब होने लगता है जब ये सभी बीच में आपस में है ना क्या करने लगते हैं, इन लोगों के बीच में बनती नहीं है किसी बात को लेकर के, इन लोगों के बीच में आपस में झगड़ा होता है। या फिर मान लो होलसेलर ने बोल दिया रिटेलर से, ठीक है तुम अगर मैं होलसेलर हूँ, मैं रिटेल वाले को भी दूंगा सामान और मैं साथ ही साथ में एंड कस्टमर को भी दूंगा, यानी कि मैं थोक का काम भी करूँगा और मैं फुटकर में भी दूंगा। लोगों को, कस्टमर को मैं क्या करूँगा? दोनों तरीके से दूंगा। अगर कोई फुटकर वाला आ गया, लाइक आप समझते हो ना कि कोई एंड कस्टमर आ गया, तो उसको उसके हिसाब से दे दूंगा प्रोडक्ट कम पैसों में, और जो रिटेलर है अगर वो कोई थोक में सामान लेना जाए तो वो थोक में भी दे देगा। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे रिटेलर को तो घाटा हो रहा है ना, वो तो बेचारा बीच में खाने के लिए बैठा हुआ है कि चलो ठीक है मैं तो होलसेलर से लेकर के
एंड कस्टमर को दूंगा, बट एंड कस्टमर जो है थोड़े से अपने 2 4 10 20 रुपए बचाने के लिए वो क्या करता है, डायरेक्ट होलसेलर के पास में जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं रिटेलर के पास में जाऊंगा तो मुझे ज़्यादा सामान मिलेगा। जैसे सपोज दैट कि मान लो पतंजलि का हमने कुछ भी खरीदा, मान लो एक शैम्पू आता है वो 90 रुपीज़ का आता है, तो अगर हम रिटेलर के पास से खरीदेंगे जाके तो हमको वो 90 रुपीज़ में ही देगा, बट अगर हम होलसेलर के पास से खरीदेंगे जाकर के तो वो हमको 80 रुपीज़ में देगा। तो हम किसको प्रेफर करेंगे, होलसेलर के पास में जाना प्रेफर करेंगे, है ना। तो यही होता है कि कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी ये मतलब यही चैनल कॉन्फ्लिक्ट इसी चीज़ को बोलते हैं कि जब कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट दैट अराइजेज अमंग द मेंबर्स विद इन अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के मेंबर्स होते हैं, एजेंट्स, होलसेलर, रिटेलर्स, इनके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, कोई भी चीज़ का लड़ाई झगड़ा, या मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, या फिर उस तरीके से जब इन लोगों की आपस में नहीं बनती है, तो इसी चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है वही टूथपेस्ट का, जैसे मैंने आपको पतंजलि का शैम्पू का एग्जांपल दिया, वही उसी तरीके से टूथपेस्ट का एग्जांपल है। तो इस तरीके के एग्जांपल को आप अपना फ्रेम करके अपने आंसर में 4 चांद लगा सकते हो, ठीक है। अपने जो भी कॉपी में एग्जाम्स में इस तरीके से लिख सकते हो कि किस तरीके से टूथपेस्ट का यहाँ पर एग्जांपल दे दो कि होलसेलर वाला है, वो होलसेलर वाले ने ये बोल दिया कि मैं उसको फुटकर में भी दूंगा और थोक में भी दूंगा, तो जो रिटेलर हैं अब उनका कुछ नहीं प्रॉफिट हो पा रहा है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, चैनल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। इस वजह से ही जो कंपनियां होती हैं उनको ये सारी चीज़ें डिसाइड करके रखनी चाहिए कि कौन किसको सामान देगा, कैसे देगा, तो ये सारी चीज़ें होती है। देन उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिटेलिंग। मतलब रिटेलिंग क्या होती है, रिटेल का मतलब सामान, जो भी छोटे स्मॉल सेलर्स होते हैं, यानी कि प्रोसेस ऑफ सेलिंग और गुड सर्विस डायरेक्टली टू द एंड कस्टमर, जब हम एंड कस्टमर को देते हैं, यानी कि रिटेल का सामान जैसे हम अपने आसपास देखते होंगे ना कि हमको अगर बिस्किट का पैकेट चाहिए 5-10 रुपये वाला, तो हम जा कर के ख़रीद करके ले आते हैं। तो हमको क्या हो रहा है कि वो बताया जा रहा है, यानी कि हम डायरेक्ट जाकर के वहाँ से ख़रीद करके लेकर के आ रहे हैं, तो जो इसके पास से लेकर के आ रहे हैं वो कौन है, रिटेलर है, ठीक है, रिटेलर है वो, यानी कि छोटे छोटे प्राइजेस में, यानी कि आपको एक सामान 2 सामान इस तरीके से आपको देने के लिए बैठा है। तो सेल ऑफ प्रोडक्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज़, यानी कि अगर हमको छोटी क्वांटिटी में भी ज़रूरत है होगी तो वो हमको छोटी क्वांटिटी में देगा, बट अगर होल सेलर के पास में हम जाएंगे सामान लेने के लिए तो होल सेलर हमको पूरा पैकेट देगा बिस्किट का। वो बोलेगा कि नहीं, मैं तुमको एक पैकेट नहीं दूंगा, मैं तुमको पूरा गत्ता दूंगा, है। तो वो क्या हो रहा, होल सेलर के पास में वो चीज़ हो रही, बट रिटेलर के पास में ऐसा नहीं। अगर हमको एक बिस्किट का पैकेट भी चाहिए 10 रुपये वाला, तो हम वहाँ पर रिटेलर के पास से जाकर के ले सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में भी, स्मॉल प्राइस में। सो ये क्या है कि द इंडिविजुअल्स और बिजनेस इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, उसको ही हम क्या बोलते हैं, रिटेलर बोलते हैं। तो इसके लिए भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं रिटेलर के। ऐसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन में रिटेलर क्या होता है, रिटेलिंग के टाइप्स बताओ, तो डिपार्टमेंट इसके खुले होते हैं, है ना, डिपार्टमेंट्स खुले होते हैं, अलग से मॉल्स वगैरह खुले होते हैं। देखो सुपरमार्केट्स वगैरह खुले होते हैं, जैसे वॉलमार्ट हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, तो ये सभी क्या हो गया, सुपरमार्केट्स वगैरह हो गए। यहाँ पर से जाकर के हम सामान डायरेक्ट ले सकते हैं 1-2 पीसेस करके। और ऑनलाइन रिटेलर्स भी होते हैं जो कि आपको सामान देते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और ये सभी जितने भी होते हैं, तो ये सभी ऑनलाइन रिटेलर्स भी होते हैं। तो अब फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, फैक्टर्स में वही सारी चीज़ें आपको लिखना है, पेस्टल जो मैंने आप लोगों को समझा करके रखा है। बाकी एडवर्टाइजिंग के ऊपर आते हैं, तो हम लोग एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें तो एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, लाइक कि इन शॉर्ट एडवर्टाइजिंग इज अ पेड प्रमोशन ऑफ कम्युनिकेशन दैट एम्स टू प्रमोट प्रोडक्ट, सर्विस और आइडियाज बाय सर्चिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग टारगेट ऑडियंस थ्रू वेरियस मीडिया चैनल्स। यानी कि एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब हुआ कि अगर हम शॉर्ट में बात करें तो एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब है, एडवर्टाइजिंग अपने आप में एक वर्ड है जो बता क्या रहा है कि हम किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब एड्स के थ्रू हो, या फिर हम टीवी में जो भी एड्स दिखाए जाते हैं उसके द्वारा हम एड्स में शो करें, या फिर हम न्यूज़पेपर्स में लगाएं, पोस्टर्स लगाएं, बैनर्स लगाएं, जो गली मोहल्ले में होते हैं अलग अलग तरीके के पोस्टर्स लगे होते हैं ना, उस तरीके से भी हम किसी प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे देखो सपोज दैट कि कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आया, कोई भी नया फ़ोन मार्केट में आया, तो उसके देखो यूट्यूब के ऊपर जब भी आप कोई भी वीडियो प्ले करोगे तो उसके एड्स चलने लगते हैं। कोई भी नई मूवी आई तो उसका ट्रेलर जो है यूट्यूब के ऊपर चलने लगता है एड्स के थ्रू। तो ये क्या हो रहा है, एडवर्टाइजिंग ही तो हो रही है, जिससे कि हमारा जो भी एंड प्रोडक्ट है, हमारा जो
प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके, यानी कि पेड प्रमोशन। हम इसमें क्या कर रहे हैं, पेड प्रमोशन कर रहे हैं, पेड प्रमोशन, पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट एम्स टू प्रमोट प्रोडक्ट और सर्विस। इससे हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। जैसे हमने अपना एक कोचिंग सेंटर खोल के रखा, तो ऐसा नहीं होगा कि कोचिंग सेंटर हमने खोल करके रखा, किसी को बताया नहीं तो उसमें बच्चे आ जाएं, नहीं, हमको उसका क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग भी करनी पड़ेगी। हमको उसके लिए पोस्टर्स, बैनर्स भी छपवाने पड़ेंगे, जगह जगह लगाओ जा करके कि हमारे यहाँ 8वीं 10वीं 12वीं तक की कक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने छात्रों को भेजें। इस तरीके से लिखते हैं ना, तो वो क्या है, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग, यानी कि हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, हम लोगों से बता रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वही एडवर्टाइजिंग हो गया। सो इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अवेयरनेस, शेपिंग परसेप्शंस एंड इनकरेजिंग स्पेसिफिक एक्शंस। यानी कि इस तरीके से हम देखें तो लोगों के बीच में अवेयरनेस को क्रिएट करना, परसेप्शंस को बनाना कि हाँ अच्छा हम वो चीज़ खरीद लेंगे जा करके, हम उस चीज़ में वहाँ उस कोचिंग सेंटर में जाएंगे तो हमारा कुछ भला हो सकता है, हम कुछ अच्छा पढ़ सकते हैं। एंड इनकरेजिंग स्पेसिफिक एक्शंस, और साथ ही साथ में एक्शंस लोगों के दिलवाना भी क्या हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया। ठीक है, सो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवर्टाइजिंग क्यों ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि मैसेज पहुँचता है लोगों के पास में। जब मैसेज पहुँचेगा तो लोग उसको क्या करेंगे, खरीदेंगे, जो भी आपका एंड प्रोडक्ट होगा उसको खरीदेंगे, और जब खरीदेंगे तो आपके बिजनेस का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट अर्न करोगे आप, और साथ ही साथ में देश का भी प्रॉफिट होगा। इस तरीके से यानी कि उसके बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एडवर्टाइजिंग के। यहाँ पर तो एक पिक्चर के थ्रू शो हो रहा है, बाकी आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। सो एनीवेज यहाँ पर देखो एडवर्टाइजिंग बजट, ये हमारा नया टॉपिक है कि एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है। तो एडवर्टाइजिंग बजट वो बजट लाइक वो पैसे होते हैं जो भी आप खर्च करते हो अपने प्रमोशन करने में, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन को करने में, जो भी पैसों को खर्च करते हो उसको ही एडवर्टाइजिंग बजट बोलते हैं। जैसे सपोज कि हमने कोचिंग सेंटर खोला, कोचिंग सेंटर तो हमने खोल लिया, ठीक है, बट उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए जो भी हमने पोस्टर्स, बैनर्स बनवाए, लोगों के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जा करके बता रहे हैं, तो इसमें हमारा पेट्रोल, डीजल, पोस्टर्स को बनवाना, प्रिंटिंग की छपाई करना, उसको चिपकाना, ये सभी चीज़ें इंक्लूड होंगी, है ना। तो एडवर्टाइजिंग बजट का मतलब कि जितना भी पैसा आपका प्रमोशन में लग रहा है, आपका जितना भी पैसा प्रमोट करने में लग रहा है अपने प्रोडक्ट को, उसको ही एडवर्टाइजिंग बजट के नाम से जानते हैं। सो डिसाइडिंग हाउ मच मनी अ बिजनेस इज विलिंग टू स्पेंड ऑन प्रमोटिंग इटसेल्फ, यानी कि जब भी आपको अपना प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को जब भी आपको प्रमोट करना होता है, उसकी एडवर्टाइजिंग करनी होती है, तो जितना भी पैसा खर्च होता है उसी पैसे को क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग बजट के नाम से, उसको एक तरीके का बजट का नाम दिया गया। इट्स लाइक अ प्लानिंग हाउ मच यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन एड्स, कॉमर्शियल्स और अदर वेज ऑफ टेलिंग पीपल हाउ योर प्रोडक्ट और सर्विस आर, यानी कि आपकी कैसी प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, क्या आप करना चाहते हो, ये सभी चीज़ों को बताने में जितना पैसा लगता है, सैम्पल्स को बांटने में जितना पैसा लगता है, उसकी मार्केटिंग करने में जितना पैसा लगता है किसी भी प्रोडक्ट की, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एडवर्टाइजिंग बजट के नाम से जानते हैं। सो अब इसके बाद में बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, AIDA मॉडल, एडा मॉडल, जिसको हम लोग शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। तो एडा मॉडल क्या होता है दोस्तों, एडा मॉडल के अंदर क्या होता है कि ये 4 चीज़ें होती हैं, इसका आप फुल फॉर्म याद रख लो, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। जब भी हम कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अटेंशन, लोगों का अटेंशन को ग्रैब करते हैं, यानी कि ग्रैबिंग इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट को ग्रैब करना। जैसे इलेक्ट्रिक टूथब्रश आया तो उसका अटेंशन लोगों के, मतलब कि लोगों के दिमाग में बताओ, कि लोगों को कम्युनिकेट करो कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश आ चुका है, आप अपने दांतों को और भी ज़्यादा अच्छे मजबूत बना सकते हो इलेक्ट्रिक टूथब्रश का यूज़ करके। तो वहाँ हम क्या कर रहे हैं, अटेंशन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। मान लो 100 लोगों ने देखा ऐड को, 100 लोगों ने देखा, उसमें से मान लो कि 20 लोगों ने बोला अरे बेकार की चीज़ है, बाकी 80 लोग क्या करेंगे, इंटरेस्टेड होंगे ना, वो लोग तो बोलेंगे अच्छा, जनरेटिंग क्यूरियोसिटी, यानी कि अच्छा ऐसा भी टूथब्रश आ गया है जिसमें से इलेक्ट्रिक टूथब्रश, यानी कि उसको हम चार्ज करके भी अपने ब्रश में कर सकते हैं, टीथ में कर सकते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को जगाएंगे। फिर डिज़ायर, कुछ लोग उसमें, मान लो कि 20 लोग उसमें से और भी निकाल दो, बचे 60, ठीक है, तो 60 लोग क्या करेंगे, डिज़ायर शो करेंगे कि चलो हाँ भाई मुझे भी खरीदना चाहिए, इस तरीके का ब्रश आ चुका है मार्केट में। और फिर एक्शन का क्या मतलब हुआ कि जितने लोग, मान लो उसमें से भी 20 लोग निकाल दो, तो 40 लोगों ने उसके ऊपर एक्शन शो किया, मान लो 60 लोगों ने क्या किया, 100 लोगों ने आपका अटेंशन किया, 80 ने आपका इंटरेस्ट शो किया,
उसके बाद में 60 लोगों ने डिज़ायर शो करी कि हाँ मुझे ख़रीदना है। बाकी एक्शन जो तुरंत का इमीडिएट एक्शन होता है वो 40 लोगों ने किया। तो एक्शन का मतलब क्या होता है कि तुरंत का तुरंत रिस्पॉन्स होना, तो वो चीज़ होती है एक्शन के अंदर। तो एडा मॉडल वही होता है कि मार्केटिंग का फ्रेमवर्क दैट आउटलाइंस द स्टेजेस ऑफ अ कंज्यूमर गोज थ्रू व्हेन एक्सपोज्ड टू एन एडवर्टीजमेंट। जब भी हम कोई एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं वो यही चीज़ बताएगी, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। यहाँ पर इसका बना हुआ है डायग्राम, इसको देख लो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अटेंशन, यानी कि इसकी संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ पर ऐसे क्यों बनाया गया कि इसकी संख्या ज़्यादा होती है, देखने वाले जो भी होते हैं ना बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मार्केट के अंदर कोई भी नया फ़ोन आया, जैसे सपोज दैट कि सैमसंग का S3 वाला मॉडल S23 करके कुछ आता है ना, एक DSLR वाला एक मॉडल है, तो वो आया तो लोगों को दिखाया जा रहा है, यूट्यूब एड्स के थ्रू दिखाया जा रहा है। वो क्या होता है, सभी लोग उसको देख रहे हैं, बट अब इंटरेस्ट तो मुझे भी है कि हाँ भाई मैं भी उस तरीके का खरीद लूँ, बट उतना बजट नहीं है, ठीक है। और बहुत लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होगा कि वो लोग सोचेंगे अच्छा ठीक है क्या करना है मुझे, मैं तो चला ही नहीं पाता हूँ स्मार्टफोन। यानी कि लोगों को तो पता है, जो लोगों को बताया जाता है, अवेयरनेस शो करी जा रही है, इसकी संख्या ज़्यादा है, बट उसमें से जिसको इंटरेस्ट होगा वो थोड़े से कम लोग होंगे। और उसके अंदर भी डिज़ायर्स जो शो करेंगे, जैसे कि मान लो कि हाँ मैं खरीदूंगा, मैं अगले नेक्स्ट वीक खरीद लूँगा या नेक्स्ट मंथ खरीद लूँगा, इस तरीके से जो अपना डिज़ायर शो कर रहे हैं वो थोड़े से और भी कम लोग हो जाते हैं। बट जो तुरंत इमीडिएट एक्शन लेते हैं, जैसे पता चला कि अच्छा सैमसंग का ये वाला फ़ोन आ गया है, ये वाला मॉडल आ चुका है, तो उसको चलो तुरंत खरीद लेते हैं, तो उसमें से और भी कम लोग होते हैं। तो यानी कि यही चीज़ बताया गया है AIDA मॉडल के अंदर, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। यानी कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो आप बताओगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में अवेयरनेस होगी, उसमें से कुछ ही लोग इंटरेस्टेड होंगे, और जितने लोग इंटरेस्टेड होंगे उतने उसमें से कुछ लोग डिज़ायर शो करेंगे, और जिसमें से भी डिज़ायर जितने भी शो करेंगे उसमें से कुछ ही लोग केवल एक्शंस को ले पाएंगे, यानी कि कुछ ही लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो यही होता है दोस्तों AIDA मॉडल। ऐसे ही डायग्राम वगैरह बना करके आइएगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सो ये वही चीज़ बताई गई कि लेट्स यूज़ AIDA मॉडल एक एग्जाम्पल के थ्रू। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या PPT PDF आप व्हाट्सअप पे ले सकते हो आकर के, ठीक है। 80 रुपीज़ चार्जेस है सॉफ्ट कॉपी का, पहले मैंने बता दिया। सो अभी देखो यहाँ पर क्या है, पब्लिक रिलेशन, PR जिसको बोलते हैं। पब्लिक रिलेशन का क्या मतलब हुआ दोस्तों, पब्लिक रिलेशन का मतलब है कि जब भी हम ऐसा एंटरप्रेन्योर, लाइक हम एंटरप्रेन्योर हैं, हम किसी कंपनी को चला रहे हैं, हम बिजनेसमैन हैं, तो हमें अपना जो भी नेटवर्क है, हमें अपना लोगों के साथ में लोगों के साथ में अच्छी नेटवर्किंग रखनी पड़ेगी, अच्छा हमको कनेक्शन बना करके रखना होगा। क्योंकि अगर हमारा कनेक्शन अच्छा नहीं होगा लोगों के साथ में, तो फिर लोग हमारा प्रोडक्ट क्यों परचेज करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो पब्लिक रिलेशन का मतलब यही होता है कि अगर आप अपना कोई मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो एक अच्छा नेटवर्क बना करके रखो। देखो जैसे आप किसी ज्वेलर्स के पास में जाते हो, तो ज्वेलर्स वाले आपको, आप जब जाओ तो कितने अच्छे से बुलाते हैं, आइए आइए भैया, इस तरीके से ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत ऐसा लगेगा कि मतलब यही है सब कुछ, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। वो क्या करते हैं, रिलेशन आपके साथ में बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके साथ में लॉयल रहो काफ़ी ज़्यादा दिनों तक, यानी कि मतलब पूरे लाइफ आप उनके साथ में लॉयल रहो। हम देखते हैं ना कि वो हमारे पुराने ज्वेलर्स की दुकान है, इस तरीके से हम बोलते हैं। आप अपने घर में मम्मी पापा लोगों को बोलते हुए सुनते होगे कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ हमारा सालों से रिश्ता है, वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत इस तरीके से हैं, तो ऐसे बोलते हुए आप लोग सुनते होंगे। तो यानी कि पब्लिक रिलेशन का वही मतलब होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ ऐसा एंटरप्रेन्योर, अगर आप कोई भी बिजनेसमैन हो आप, तो आपको अपना रिलेशन पब्लिक के साथ में अच्छा रखना चाहिए, तभी आपका जो प्रोडक्ट होगा वो मार्केट में सेल होगा और आपके कस्टमर आपके साथ में लॉयल रहेंगे। सो मैनेजिंग द कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन अ कंपनी और ब्रांड, ठीक है। मेंटेनिंग अ पॉजिटिव इमेज एंड रेपुटेशन, यानी कि अपने प्रोडक्ट की एक अच्छी रेपुटेशन को बना करके रखना, और लोगों से उनकी दिक्कतों को बारे में पूछना। जैसे कि मान लो कि मारुति की गाड़ियों को ले लो, तो आप जब जाते हो तो वो आपको जो है वो दिखाता है पूरा सही तरीके से, उसके फीचर्स के बारे में बताता है ना, जो भी है वो आप उसको ड्राइव करके भी थोड़ा सा देखते हो कि सही तरीके से चल रहा है, मुझे फील किस तरीके का आ रहा है, ये सभी चीज़ों को देखते हो। जब आप कार को घर में ले आते हो, उसके बाद में कोई भी दिक्कत होती है उसके साथ में भी, उसके बाद में भी आफ्टर सेल सर्विस आपको दी जाती है। तो यानी एक आप उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ में, मारुति के ब्रांड के साथ में आप क्या हो चुके हो, लॉयल हो चुके हो, यानी कि आप
उसमें अपना इंटरेस्ट अगेन भी, यानी कि अगर आपको फ्यूचर में भी आपको कोई भी गाड़ी खरीदनी होगी तो आप फिर से उसमें इंटरेस्ट शो करोगे। जैसे मेरे पास में रेडमी का फ़ोन है, ये बहुत सालों से चल रहा, 3-4 साल से चल रहा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। और अगर कुछ आया भी है तो मैं एक बार सर्विस सेंटर पे गया और उन लोगों ने तुरंत उसको सही करके दे दिया, तो मुझे इनकी सर्विस काफ़ी अच्छी लगी, यानी कि इनका रिलेशन पब्लिक के साथ में अच्छा है। तो हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम से भी रेडमी का ही फ़ोन को क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे खरीदने के लिए। तो यही होता है। एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल में आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, अपनी तरफ से भी बना करके लिख सकते हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जो एग्जाम्पल की बात करेगी इसमें यही चीज़ बताएगी कि बिल्डिंग ब्रांड इमेज, यानी कि अपने ब्रांड की इमेज को बनाना, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करना, और क्राइसिस मैनेजमेंट। अगर किसी भी तरीके के कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम है अगर आपके प्रोडक्ट से, तो उसकी प्रॉब्लम को तुरंत रिजॉल्व करो, उसकी प्रॉब्लम को तुरंत आप ख़त्म करने की कोशिश करो, उसकी दिक्कत समस्या सुनो और तुरंत ख़त्म करने की कोशिश करो। तो यही चीज़ होगा पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन का यही मतलब होता है। जैसे एक मेरे मामा है, तो मामा की दुकान है। मामा की दुकान किस चीज़ की है, एक तरीके फॉर्चून वगैरह की नहीं दुकान होती जिसमें आटा दाल चावल उस तरीके का सामान मिलता है। तो अगर किसी भी कस्टमर को थोड़ी सी भी दिक्कत होती है कि दाल सही नहीं है या फिर आटा इस बार का नहीं सही है, तो वो तुरंत मामा उसको क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं या फिर उनके पैसे उनको वापस कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनको अपने कस्टमर के साथ में लॉयल रहना है, और कस्टमर जब वो सही तरीके से बिहेव करेंगे तभी जो कस्टमर होंगे उनके साथ में लॉयल आगे तक बने रहेंगे। क्योंकि अगर वो एक बार ये बोल देंगे ठीक है मैं नहीं करूँगा एक्सचेंज, जैसा है अब ले जाओ खरीद लिया, अगर उन्होंने ऐसा एक बार में बोल दिया तो एक बार ही वो केवल प्रॉफिट को अर्न कर पाएंगे, दोबारा से कस्टमर उनके यहाँ झांकने नहीं आएगा। तो यानी कि ये क्या हुआ, ये एक तरीके का पब्लिक रिलेशन को ही बनाना हुआ। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे। अब टाइप्स इसकी बात करें कि टाइप्स क्या क्या होते हैं पब्लिक रिलेशन के, तो देखो मीडिया रिलेशन भी होता है, क्राइसिस मैनेजमेंट, यानी मीडिया के सामने भी आप अच्छे से बिहेव करो। अगर आपका एक वेल नोन अच्छा ब्रांड हो गया तो आप मीडिया के सामने अच्छा बिहेव करो। जैसे डोमिनोज़ का मैंने एग्जांपल दिया था कुछ दिनों पहले कि डोमिनोज़ में देखो स्नीजिंग वाला जो पिज़्ज़ा था वो लोगों को बेचा जा रहा था, किसी आदमी ने पिज़्ज़ा को बनाते समय हाइजीन का ध्यान नहीं रखा था, उसने उसी समय छींक दिया जिस समय वो पिज़्ज़ा बना रहा था, तो वो वीडियो वायरल हो गया। तो अब उसके बाद में उसकी ब्रांड पे गलत असर पड़ा। तो ये क्या हो गया कि मीडिया रिलेशनशिप, यानी कि आप मीडिया लोगों के साथ में, जो भी मीडिया के साथ में उनके साथ में अच्छा मैनेजमेंट बना करके रखो, उनके साथ में अच्छा रिलेशनशिप बना करके रखो। देन उसके बाद में क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस के अंदर क्या होता है दोस्तों कि कोई भी दिक्कत है कस्टमर को, उसको तुरंत रिसॉल्व करो। कॉर्पोरेट लोगों के साथ में जो आपके कंपटीटर्स हैं उनके साथ में भी ऐसा नहीं कि उनके साथ में मारा मारी करनी है या कुछ भी, उनके साथ में भी अच्छा रिलेशन बना करके रखो। क्योंकि कभी मान लो आपके पास में कोई दिक्कत होगी तो आपके कंपटीटर्स भी कभी आपके दोस्त बन जाते हैं। जैसे देखो कि आपकी मान लो कि कोई भी एक दुकान है, फल की दुकान है, तो आपके पास में कोई, चलो फल को छोड़ो, आपके पास में मान लो जस्ट सपोज दैट कि आपके पास में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम का सामान रखा रहता है, आपके कोई पास में इलेक्ट्रॉनिक आप सब कुछ बेचते हो, लाइक आप देखो जैसे कि फैंस हो गया, कूलर हो गया, इस तरीके के सब कुछ बेचते हो। बट एक समय ऐसा है कि आपके पास में किसी चीज़ की कमी है, बट आपके जो भी कंपटीटर्स हैं इधर उधर, अगर आपके पास में कोई कस्टमर आए तो आप धीरे से बगल वाली दुकान से लेकर के आकर के भी उसको बेच सकते हो। तो ये क्या हो गया दोस्तों, कॉर्पोरेट के साथ में अपना एक अच्छा रिलेशनशिप बना करके रखना। इंटरनल कम्युनिकेशन, लोगों के साथ में अच्छा कम्युनिकेशन करो। गवर्नमेंट और पब्लिक अफेयर्स के साथ में अच्छा बना करके रखो। कम्युनिटी रिलेशन, कंज्यूमर पब्लिक रिलेशन, फाइनेंशियल, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों, इसके टाइप्स होते हैं। सोशल मीडिया के साथ भी अच्छे रहो, प्रोडक्ट भी अच्छा सेल करो, ऐसे करके इसके कई एक टाइप्स होते हैं। सो फंक्शंस क्या होते हैं पब्लिक रिलेशन के, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशन, फंक्शंस काम क्या होते हैं, पब्लिक रिलेशन से आप क्या क्या कर सकते हो बेसिकली। तो इससे क्या हो सकता है कि आप एक अच्छा रेपुटेशन गेन कर सकते हो, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, मीडिया की रिलेशन अच्छे बना सकते हो अपनी मीडिया के साथ में। क्योंकि अगर मीडिया ने आपकी एक बार बुराई कर दी तो फिर क्या होगा, आपका कुछ नहीं हो सकता, यानी आपके ब्रांड पे एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मीडिया के साथ में अच्छा रिलेशनशिप होगा आपका। क्राइसिस मैनेजमेंट हो सकता है, एम्प्लॉय का कम्युनिकेशन हो सकता है, गवर्नमेंट पब्लिक अफेयर्स को सॉल्व होंगे, कंज्यूमर रिलेशंस, कम्युनिटी रिलेशन, फाइनेंशियल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ें जो होती हैं इसकी
फंक्शंस होते हैं कि हम लोग पब्लिक रिलेशन हमको क्यों मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पब्लिक रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे तभी हम अपने प्रोडक्ट को अच्छे से सेल कर पाएंगे और कस्टमर हमारे साथ में लॉयल रहेंगे। देन इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होता है दोस्तों? सेल्स प्रमोशन वही प्रमोशन होता है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, यानी कि हमको अपने प्रोडक्ट को बेचना ही होता है। जैसे वे ऑफ बिजनेस टू ऑफर स्पेशल डील्स टू इनकरेज पीपल टू बाय प्रोडक्ट और सर्विस क्विकली, यानी कि जिससे हम अपने जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कभी कदार आप देखते होंगे कि मार्केट में जाओ तो सेल लगा होता है कि सेल 200 रुपये 200 रुपये, इस तरीके से बोलते हैं ना, आओ चलो छाटो बिनो 200 रुपये, इस तरीके से बोलते हैं। तो वो क्या करने की कोशिश करते हैं, जल्दी से जल्दी लोग जाते हैं और ख़रीदने की कोशिश भी करते हैं, लोग जल्दी से जल्दी खरीद लेते हैं। तो वो क्या हो गया, सेल्स प्रमोशन ही हो गया, बाई गेट वन फ्री। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी अपना सामान को बेचने की कोशिश करते हैं। तो इट इंक्लूड्स लाइक डिस्काउंट, अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, कूपन्स दे रहे हैं, स्पेशल इवेंट्स दे रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें सेल्स प्रमोशन के अंदर ही आता है। देखो इसके अंदर क्या क्या, रिबेट्स के अंदर क्या, मान लो कि कैशबैक वगैरह, कि अगर आप इतने का सामान खरीदोगे तो आपको इतने की ऑफ मिल जाएगा। जैसे विशाल मेगा मार्ट में जाओ या बिग बाज़ार वगैरह में पहले हम लोग जाते थे, तो वहाँ पर से इतना % ऑफ, इतना % ऑफ, अगर आप 1000 की शॉपिंग करोगे तो उसमें 200 रुपये ऑफ हो जाएंगे। इस तरीके से रिबेट्स यानी कि कैशबैक देना लोगों को, डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दो कि अगर आप 2000 की शॉपिंग करोगे तो उसमें से 200 रुपये 400 रुपये क्या होंगे, कम हो जाएंगे। और इसी तरीके से कूपन्स देना, कि कूपन्स का मतलब कि अलग तरीके से बाउचर्स दे करके भी आप अपनी सेल को बढ़ा सकते हो, कि बाउचर्स को दो और लोग बाउचर्स को खरीदेंगे तो आपकी सेल बढ़ेगी। जैसे अभी देखो जो सिम को वो चेंज नहीं करवाते हैं, जैसे आप देखते होगे कि सिम पोर्ट करवाओ, तो जियो का है तो उसको एयरटेल में पोर्ट करवा लो, एयरटेल का है तो उसको जियो में पोर्ट करवा लो। तो ये लोग भी क्या करने लगते थे, अभी बीच में दिवाली आया था तो उसमें ये ऑफर देने लगे थे, यानी कि एक गिफ्ट भी देने लगे थे। अगर एयरटेल का सिम है तो जियो वाले ऑफर दे रहे थे कि जियो में पोर्ट करवा लो, उसको पोर्ट भी फ्री में करेंगे, 1 महीने का डेटा इंटरनेट भी फ्री में देंगे और आपको एक गिफ्ट भी फ्री में देंगे। यानी कि गिफ्ट के अंदर कुछ भी, आपका लंच बॉक्स, बॉटल, कुछ भी उस तरीके का हो सकता है। तो यानी कि कूपन्स भी उस तरीके के आपको बांटने लगे थे। तो यानी कि ये क्या हो रहा था, इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जियो में ही कन्वर्ट करवाने लगे अपने सिम को। तो यानी कि ये क्या है कि सेल को प्रमोट करने का एक मेथड हो गया, बाई वन गेट वन फ्री। ये भी आपने ऑफर बहुत जगह सुना होगा, हर जगह पर रहता है कि एक के साथ एक फ्री मिल जाएगा। तो इससे भी लोग क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी सामान खरीदते हैं आपका। सैम्पल्स और फ्री ट्रायल्स, यानी कि कुछ आप सैम्पल्स को बांटते हो। जैसे मान लो कि कोई भी नया देखो कि कुछ भी अगर आप कुछ खाने वाला, जैसे आपका कि माउथ फ्रेशर वगैरह है, कुछ आपने जैसे आप देखा होगा कि कुछ सुपारी वगैरह होती है, तो उसको अगर कुछ लोगों को प्रमोट करना होता है तो वो लोग कुछ लोगों को फ्री में सैंपल बांट देते हैं, जिससे कि क्या होने लगता है कि वो लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं फ्री सैंपल्स के थ्रू और उसके बाद में लोग उसको खरीदने लगते हैं, तो फिर उसके प्राइजेस बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया सेल्स प्रमोशन मिक्स, उसको बोलते हैं। वही चीज़ है कि एडवर्टाइजिंग करो, सेल्स प्रमोशन करो, पब्लिक रिलेशन बनाओ, पर्सनल सेलिंग करो, डायरेक्ट मार्केटिंग करो, इसके थ्रू आप अपने सेल्स को प्रमोट कर सकते हो। ये वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। सेल्स प्रमोशन मिक्स के अंदर आपके 5 पॉइंट्स आते हैं, इन 5 पॉइंट्स को आप ध्यान रख लेना। जो अभी हम लोगों ने एडवर्टाइजिंग की बात कर ली, पर्सनल सेलिंग की बात कर ली, सेल्स प्रमोशन की बात करी, पब्लिक रिलेशन की बात करी, डायरेक्ट मार्केटिंग की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब आप समझ रहे हो ना कि डायरेक्ट आप क्या कर दो, सेल कर मैन्युफैक्चरर के पास से लेकर के आ दो सामान। तो ये चीज़ हो गया। सेल्स प्रमोशन को हम लोगों ने देख लिया। अब आता है आपका पुश एंड पुल स्ट्रेटजी ऑफ प्रमोशन। तो पुश एंड पुल स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है, पुश का क्या मतलब हुआ कि जब कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को बना करके पुश करता है, जैसे कि सपोज कि कोई भी फ़ोन वाला है तो वो फ़ोन उसने बनाया, जैसे सैमसंग का फ़ोन बनाया और वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसको पुश किया जा रहा है, कस्टमर्स के तक पहुंचाया जा रहा है कि हाँ देखो देखो ये आप ख़रीदो, आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। तो ये क्या हो रहा है, पुश स्ट्रैटेजी है, यानी कि ये पुश स्ट्रैटेजी है, यानी कि हम उसको धक्का दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और वहीं पुल स्ट्रैटेजी होती है, जैसे मान लो कि इसका एक एग्जाम्पल ले लो कि जैसे आप किसी भी
कोई टेलर है, तो टेलर के पास में आप जा रहे हो अपनी शर्ट को सिलवाने के लिए, तो वो क्या हो गया दोस्तों, वो पुल हो गया। यानी कि आप उसके पास में खुद अपनी तरफ से जा रहे हो। जब आपको कोई भी प्रोडक्ट खुद से खरीदना होता है, तो अगर आप खुद से लेने के लिए जाते हो तो वो पुल हो गया। और पुश का क्या मतलब हो गया कि धक्का देना, यानी कि जो भी मार्केट वाले हैं वो आपको खुद बताते हैं कि इसकी ये कीमत है और ये इसके अंदर बहुत सारे ये फीचर्स हैं, तो इसको आप खरीदो। तो ये क्या हो गया, पुश सेलिंग हो गया। ठीक है, समझ गए ना। पुश का मतलब क्या हो गया कि जब कंपनी वाले आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप ये हमारा सामान खरीदो, इसके अंदर आपको ये स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे, तो पुश हो गया। और जब आपको खुद से कोई सामान लेना होता है कि बिना आप उसके रह नहीं सकते, जैसे लक्स साबुन हो गया, जैसे शैम्पू, तेल, मंजन, तो ये क्या हो गया, यानी कि हमको खरीदने जाना पड़ता है खुद से ही, तो वो हो गया पुल स्ट्रैटेजी के अंदर। पर्सनल सेलिंग, भाई मतलब पर्सनल सेलिंग का मतलब आप समझ रहे हो ना कि जब भी जो मैन्युफैक्चरर होता है, डायरेक्ट कंपनी जो होती हैं किसी इंसानों के साथ में कम्युनिकेट करती हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। इन एग्जांपल्स में से एक सबसे अच्छा एग्जांपल मान लो, जैसे कि कोई भी LIC वगैरह का जानते होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी पर्सनल सेलिंग करते हैं, यानी जो भी पर्सनल सेलर होता है वो उसको पर्सनल सेल करता है, अपने जो भी उसकी पॉलिसी वगैरह होती है उसको वो पर्सनल सेल करता है आप तक का आकर के। सो प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग, इसका प्रोसेस क्या होता है, वो यही होता है कि फाइंड पोटेंशियल कस्टमर, ऐसे कस्टमर्स को ढूंढो जो कि आपके प्रोडक्ट को सेल करें, उनसे हेलो हाय करो, यानी कि उनके साथ में अच्छा कनेक्शन बनाओ। देन शो द प्रोडक्ट, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताओ, जो उनकी क्वेश्चंस हो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। देन 5th नंबर पे आता है कि उनको इनकरेज करो कि वो परचेज कर लें आपके प्रोडक्ट को, और जब वो परचेज कर लें तो उनके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बना करके रखो और उनके साथ उनको थैंक यू वगैरह बोलो। तो ये प्रोसेस होता है पर्सनल सेलिंग का। इसमें 6 पॉइंट्स होते हैं, इसको आप ध्यान कर लो। देन डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि रीचिंग आउट द पोटेंशियल कस्टमर डायरेक्टली विदाउट द इंटरमीडिएट, using various channels such as email, direct mail, telemarketing and online advertisement। जैसे कि डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब यही होता है कि हम लोगों अपने एंड कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचते हैं, जैसे बिना किसी रिटेलर, होलसेलर, एजेंट्स वगैरह के थ्रू हम डायरेक्ट अगर कम्युनिकेट करते हैं ऑनलाइन, जैसे हमने ईमेल भेजना स्टार्ट कर दिया, लोगों को डायरेक्ट मेल करना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया दोस्तों, डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर ही आता है कि हम डायरेक्ट कर रहे हैं। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन है, तो दीज ई-कॉमर्स प्लेयर्स इन इंडिया यूटिलाइज इन ईमेल कैंपेन, यानी कि ये लोग ईमेल के अंदर, ईमेल के थ्रू क्या करने लगते हैं दोस्तों, आपको मेल करने लगते हैं, और ऐप के नोटिफिकेशंस आते हैं, आपके पास में सोशल मीडिया में भी एड्स वगैरह आते हैं, तो इस तरीके से आपको उनके स्पेशल ऑफर्स के बारे में पता चल जाता है, तो आप इन तक पहुंचने लगते हो कि हाँ मुझे भी इस ऑफर का लाभ उठाना है। तो इस तरीके से इसी को डायरेक्ट मार्केटिंग बोलते हैं। ये किसी भी प्रमोट नहीं करते कि बीच में एजेंट आ जाए, होलसेलर आ जाए, रिटेलर आ जाए, इस तरीके से नहीं। तो चैनल्स यूज फॉर डायरेक्ट मार्केटिंग, हम इसमें ईमेल का यूज़ करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं, SMS के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। ऐप के नोटिफिकेशन, आजकल ऑनलाइन ज़माना है तो सोशल मीडिया के थ्रू हम अपनी बात बता सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, और डायरेक्ट उनको मेल भी कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं कि टारगेट कम्युनिकेशन होता है, यानी कि कम्युनिकेशन उन्हीं कस्टमर के साथ में होता है जिनको हमको सामान सेल करना होता है, और हर एक को नहीं हम बता सकते हैं। यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये मेथड, मेजरेबल रिजल्ट्स होते हैं, आसानी से हम इसको रिजल्ट को माप सकते हैं। देन पर्सनलाइजेशन, इमीडिएट रिस्पॉन्स, बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप्स। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स होते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के, इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमारा यूनिट 4 खत्म हो चुका है। हम लोगों ने हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, आई होप कि आपको सुन करके ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं समझ में आई तो आप कुछ भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कर सकते हो आकर के। ठीक है, सो अभी हम लास्ट यूनिट को इस वीडियो के बाद में डिस्कस करेंगे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक बहुत छोटी सी यूनिट है CRM की। सो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।